हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है 7 दिसंबर और आज से हमारे एग्जाम में अगर दिन की बात करें तो 10 से 12 दिन का समय हमारे पास है। और इन 10 से 12 दिनों के अंदर कोई भी टीचर आप लोगों को घुट्टी पीस के तो पिला नहीं सकता कि ये ले तू पास हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों ने जो अब तक पढ़ाई की है या जो आपके पास दिमाग में चीजें भरी हुई हैं उन चीजों से बेहतर यूटिलाइज करना सीख लो। उन चीजों से रिजल्ट कैसे लेना है उस चीज को आप सीख सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हो जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट बनने में आसानी हो, यानी कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। एएलपी के स्टूडेंट्स ने जो गलतियां की, अभी कई स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिले जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन उनके मार्क्स उन लोगों से कम आ रहे हैं जो उनसे बेकार थे पढ़ने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उन स्टूडेंट से सीखने की आवश्यकता है। मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा बताता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि कितने मार्क्स का आप लोगों को टारगेट सेट करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हैं। देखिए, एएलपी के एग्जाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां की और उन गलतियों से आप लोग सीख सकते हो और अपने आप में जो एग्जाम है उस एग्जाम को आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अब जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताऊं, एक बच्चा है, बच्चा क्या मतलब क्लासमेट ही समझो, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो बोल रहा है कि यार मैं 56 अटेम्प्ट कर पाया था, मतलब 56 तक ही उसने क्वेश्चंस देखे और उसमें से उसके 7 गलत हुए हैं, तो लगभग 45-46 मार्क्स उसके आ ही रहे होंगे। अब वो 19 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हाँ, घर की मुर्गी तो दाल बराबर है, उसने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और अब उसका फोन आया कि यार वो ऐसे ऐसे बात है, मुझे एक बच्चा मिला था, उसने बताया कि हम तो उनसे ही पढ़ते हैं और उन्होंने बता रखा था एनसीईआरटी और सारी चीजें, और ये तो बहुत कॉमन सी गलती की है आपने कि 56 क्वेश्चन तक ही आप पहुंचे। भैया तो बार बार जोर देते हैं कि हर हाल में लास्ट तक क्वेश्चंस देखने ही देखने। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो लास्ट तक जा नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे ही कई बच्चे हैं जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्जाम में जाकर होपलेस हो गए। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उनको किस तरीके से हैंडल करना है और जो टेक्निक, अभी आपने एएलपी का पैटर्न देखा, इससे एक सवाल उपजता है कि क्या भैया हम लोगों के एग्जाम का पैटर्न भी ऐसा ही रहने वाला है, इतना इजी रहेगा या इससे डिफिकल्ट रहेगा, क्या पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा है कितने मार्क्स का टारगेट सेट करना चाहिए। गाइज देखिए, मैं जरूर से जरूर बताऊंगा आप लोगों को, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा और पिछली कट ऑफ के हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा कि कितना अटेम्प्ट सेफ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इस चीज को पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कितना अटेम्प्ट होगा कितना नहीं होगा। पेपर के क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं कि कितना अटेम्प्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसे थोड़ी है कि यहां से अभी क्वेश्चन पेपर देखा नहीं कितना, लेकिन फिर भी पिछले पैटर्न के हिसाब से एएलपी के पैटर्न को देखते हुए हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इतना अटेम्प्ट आप लोगों के लिए सेफ होगा। और वो अटेम्प्ट कैसे, हर कैटेगरी का अलग होगा ना भाई, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ जाएगी, हर बोर्ड की अलग कट ऑफ जाएगी। इसलिए किसी ने भी कह दिया कि भैया 90 सेफ है, या ये सब चीजों से कुछ फायदा नहीं है। आप लोगों को अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो जाए उतना बेहतर है, जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट आप कर पाओ। लेकिन सबसे पहली जो गलती आप लोग करते हैं वो है, जो मैंने बच्चों में देखी, वो लोग लास्ट तक पेपर नहीं देख पाए और हमने अपने हर बच्चे से यही कहा कि भाई लास्ट तक पेपर देखना ही देखना है। अच्छा हाँ, एक बच्चा और मिला, वो कह रहा था कि भैया मैं आपसे लास्ट टाइम पे जुड़ा 7-8 दिन और उस 7-8 दिन में भी मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया कि अरे छोड़ो ये तो बकवास कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो तो मैंने पढ़ी रखी हैं, इसी को पढ़ के पेपर दूंगा। और रियल में हुआ ये कि जो एनसीईआरटी थी उसी के सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस थे। और आप लोगों को भी मैं बता दूं, 10th जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हैं या जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, जेई का पेपर टेक्नीशियन से हल्का रहेगा, इस चीज को ध्यान रख लेना। जेई का जो लेवल है पेपर का वो टेक्नीशियन से इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके 2 स्टेजेस होने हैं और उनका ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्जाम है, इसलिए उन लोगों के पेपर का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम आरआरबी एएलपी के समान रहने की संभावना है और हो सकता है कि उससे थोड़ा सा अप लेवल हो जाए, अदरवाइज इससे डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा आरआरबी जेई का। लेकिन टेक्नीशियन का क्योंकि सिर्फ एक एग्जाम है और 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, एएलपी का पेपर इसलिए भी आसान बना क्योंकि 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चंस करने थे, इसलिए भी उन्होंने आसान डाला, क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना डिफिकल्टी बात है। लेकिन आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट में, आपके पास टाइम इनफ है, इसलिए आपके यहां थोड़ा सा लेवल अप होगा। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा, लेकिन आपने अगर एनसीईआरटी साइंस में पढ़ी है
तो 40 मार्क्स का खेल आप ऐसे ही कर देंगे। ये बात मैं लास्ट टाइम पे अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए उस पर बात बताऊंगा मैं। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम पे आप लोगों को एक बात मेरी याद आ गई। इस टाइम पे ना अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ाई की है या एएलपी वाले स्टूडेंट हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स फील कराओ, मतलब छोड़ दो, सब कुछ हो गया, जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ अगर अभी भी आप लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हैं, मैराथन देख रहे हैं, आप लोगों का काम खराब होने वाला है। सबसे पहला काम आप लोग ये कर लीजिए, जो एएलपी के अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं ना, इन पेपर में हमने प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम के ऊपर, आप देख लीजिए। हमने भी प्रोवाइड करा दिया, बाकी सब लोगों ने भी प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप देखिए, फिजिक्स के क्वेश्चंस अलग, केमिस्ट्री के अलग, और बायो के अलग, करंट अफेयर्स के अलग, मैथ्स के अलग, रीजनिंग, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं। नीचे लिंक दे रहा हूं मैं, जाके ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम में ये सारे के सारे क्वेश्चन। इन पे सिर्फ एक निगाह मार लो, अगर आपके पास सोल्व करने का टाइम नहीं है ना, सिर्फ निगाह मार लो कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और कहां से क्वेश्चंस किस टाइम पे करने चाहिए। देखिए, फालतू के प्रैक्टिस सेट्स मत लगाइए। कोई फ्री भी दे रहा है ना, तब भी मत लगाइए, क्योंकि कई बार फ्री अगर कोई चीज मिल रही है और मान लो वो आपके काम की नहीं है और आप उसे फ्री के चक्कर में लगा रहे हैं, आप नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए अगर फ्री में भी आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है ना, इस टाइम पे दूरी बनाइए फ्री कंटेंट की भी। आप सिर्फ उन चीजों को करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला काम तो जो एएलपी में क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनको आपको देखना है कि फिजिक्स कैसी आई है, बायो कैसी आई है। आई तो सब एनसीईआरटी से है, ये तो सबको पता है। फिर मेरी आप लोगों को सलाह है, पर्सनल सलाह है। मैंने जो आप लोगों को ये मार्किंग दी है ना, ये वाली जो मैंने मार्किंग दी हुई है ना, ये वाली मार्किंग, ये जो मैंने मार्किंग दी हुई है, इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले नंबर पे जो ये आपके पास मार्किंग गई हुई है ये वाली, इस मार्किंग की आप रीडिंग मार लीजिए। कम से कम सबसे पहले नंबर पे फिजिक्स को रीडिंग मारिए एक बार, और जो उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वैसे आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अगर विजिट करेंगे तो इन सबके टेस्ट अवेलेबल हैं, और इनके न्यूमेरिकल्स के भी टेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन मेरी आपसे सलाह है कि अगर आपके पास किताब है तो आप टेस्ट सीरीज में मत लगाइए। आप अपनी किताब उठाइए, उस किताब में सिर्फ ऊपर ऊपर से, ज्यादा टाइम मत लगाइए। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं मैं जिन लोगों ने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, क्योंकि वो बहुत आसानी से इस चीज को पढ़ रखे हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने पढ़ भी नहीं रखी है, उन लोगों को भी मेरी सलाह है कि एक बार जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट मार्किंग मैंने आप लोगों को करवाई है, ये जो इंपॉर्टेंट मार्किंग है, इसमें कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मत करना ये चैप्टर हट चुका है। मैं भी बताऊंगा कौन से चैप्टर्स हट चुके हैं, बता भी चुका हूं मैं कई बार। आप कम से कम, वैसे तो बायो सभी ही आएगी, लेकिन कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मार्क है इंपॉर्टेंट, उस चीज को पढ़ लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इसके अंदर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ये एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं ना बेटा, ये वाले जो न्यूमेरिक देखो, जैसे ये मार्किंग है, इसमें देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जो मार्क किया हुआ है वो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, आप लोगों को पता ही है। अब देखो, इसमें जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है ना, इन क्वेश्चंस को जरूर कर जाना तुम। सिर्फ डिजिट चेंज करेगा, सिर्फ डिजिट। ये आगे मैं सिर्फ इस चैप्टर के नहीं कह रहा हूं, अगले चैप्टर्स में भी ऐसा ही है। और देखो, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। देखिए आप, ये मैं दिखाऊं, देखिए इतना सा चैप्टर है, इतना सा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5-6 पेजेस होंगे, और आप 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ करने चाहते हैं, आपके पास किताब नहीं है, आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो इस टाइम पे मेरी सलाह आप लोगों से यह है कि इन 40 नंबर को मत गवाना। करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स कहां से आएगी आप लोगों को भनक भी नहीं लगेगी। अगर आप लोगों को करना ही है तो ये जो आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके दिया है ना, सिर्फ जो इंपोर्टेंट मार्क है उसको सिर्फ रीडिंग मार लो। इस टाइम पे आपसे होने वाला है नहीं, ये मेरे को भी पता है। सिर्फ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है उनको आप देखवा लो, लेटेस्ट अवार्ड हैं उनको एक बार देख लो, और लेटेस्ट इंडेक्स हैं, रैंक भारत की कहां पे क्या रैंक रही, या त्योहार व्योहार देख लो कि कौन सा त्योहार कहां मनाया जाता है, लेटेस्ट वाला। और ज्यादा ही खुशी हो रही है तो यूनेस्को हेरिटेज की वो देख लो, जो लेटेस्ट साइट्स हैं। बाकी ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों को सलाह है कि करंट अफेयर्स के पीछे या जीके के पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो, बड़ी बड़ी मैराथन मत देखो। अपने जो नोट्स बने हुए हैं ना, उनकी तरफ लौटो। आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट तो होना ही चाहिए कि जो आपने 6 महीने पढ़ाई की है यार, वो पढ़े हो आप लोग। अब आप सोच रहे हो कि इन 10 दिन के अंदर आपको कोई घुट्टी पिला देगा। देखो, 10 दिन में अगर आपने अपने नोट्स पढ़े ना, मैं आप लोग कह रहा हूं कि आप रिजल्ट निकाल लोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने दुनिया भर की चीजें करते रहे ना, देखो अभी कई बच्चे हैं वो ऐसे कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, अरे भैया लास्ट टाइम तक सिर्फ यही करते रहे कि कभी इससे मैराथन अब लग रहा था। देखो, अपने अंदर एक संतुष्टि लाना सीखिए, सेटिस्फेक्शन लेके आइए कि हाँ मेरा
हो गया है। अब मैं अपनी चीजों को रिवाइज करूंगा। रिवीजन से जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, देखिए जो काम आप 2 घंटे की वीडियो में करोगे ना, वो आप अपने घर आधे घंटे में कर सकते हो। इसलिए अपनी किताब, जो जैसे मैथ्स में अब करना है आप लोगों को, मैथ्स में करना है तो आपके पास मान लेते हैं ये मैथ्स की RS अग्रवाल की किताब है, ठीक है। आप क्या करें, कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं एक दिन के अंदर इस पूरी किताब का रिवीजन कर सकता हूं मैं, एक दिन के अंदर। कुछ नहीं करना है, बैठना है पहले दिन से, ऐसा थोड़ी लुल थोड़ी हूं। पहले दिन देखना है, अच्छा ये तो मेरे को पता है, A+B का स्क्वायर भी मेरे को आता है, A-B का भी पता है। अच्छा ये AQ + BQ + CQ - 3ABC, इसको देख लेता हूं क्या है, A+B है ये, अच्छा ठीक है। अरे 10 में से 8 चीजें तो ऑलरेडी आती हैं, क्योंकि तब से पढ़ाई कर रहे हैं। 2 ही चीजें तो देखने की जरूरत है, वो 2 चीजें देख ली, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, अच्छा ठीक है ये भी कर लूंगा मैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन नया है, इस तरीके से चीजें करनी होती है कि यार ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है भैया के द्वारा, इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं। चलो पहला चैप्टर निपट गया, अब मैं दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ता हूं। दूसरा चैप्टर देखो, दूसरे चैप्टर में क्या है, HCF एंड LCM है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन भैया ने इसमें बताए हैं कि इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन है वो है 30। तो अब क्वेश्चन देखे, पहले नंबर पे देखा, अरे यार 3256 का मैथ्स है, ये तो निकाल ही लूंगा मैं। अरे यार मेरे को पता तो है, कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ये भी निकाल लूंगा। अच्छा ये वाला मेथड मेरे को आता है, जरूरत तो है नहीं, ठीक है कर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको क्वेश्चन को करके देख लिया। इसी तरीके से जो जो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी हो रहे हैं, उसको सिर्फ माइंड को इस समय इंस्ट्रक्शंस देने कि ये चैप्टर तेरा कंप्लीट हो गया, ये तेरा कंप्लीट हो गया। जब आप इस तरीके से चीजें करेंगे तो एक दिन में 5-5 चैप्टर्स को निपटा सकते हैं। नहीं तो इस टाइम पे आप चीजों को निपटा नहीं पाओगे। और देखो जिन लोगों ने बहुत सारा पढ़ पढ़ के इतने मोटे मोटे नोट्स बनाए हैं, उन लोगों से कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। अभी मैं ALP CBT 2 में भी देख रहा हूं, इलेक्ट्रीशियन की इतनी मोटी मोटी बुक है भैया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये ट्रेड पास करनी है या PhD करनी है इन लोगों को। इतनी मोटी बुक छापने की क्या जरूरत है? अरे भैया इसके एग्जाम के लायक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताओ ना। मुझे नहीं समझ आ रहा, बच्चे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको अनयूजुअल कंटेंट दिया जाता है। साइंस के लिए कुछ मत पढ़ो, बार बार कह रहा हूं कुछ मत पढ़ो। जितना टाइम तुम्हारे पास है, ये NCERT की 2 किताबें हैं, इतनी सी किताब 9th की है, सिर्फ इतनी सी, और इसमें से भी 3 चैप्टर्स निकल चुके हैं। जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है ना इसमें, ये वाले देखो, ये लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं, लास्ट के 3 चैप्टर्स ये दोनों कट चुके हैं, ये नई NCERT में नहीं है, ये वाला चैप्टर भी कट चुका है। बायो में ओनली 2 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, और ये 5 चैप्टर्स फिजिक्स के हैं। आप इतनी सी किताब को अगर रिवीजन कर लेते हैं ना, तो 40 में से 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस बुक से आ जाएंगे। बात रही 25 क्वेश्चंस की, तो 25 में से लगभग 20 क्वेश्चंस आप लोगों को इस बुक से आ जाएंगे। तो आप, और इसमें भी कौन कौन से चैप्टर कट चुके हैं, तो वो मैंने लिख रखा है, ये लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों चैप्टर्स कट चुके हैं, और ये वाला पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी कट चुका है। देखिए अगर किसी के पास टाइम है तो वो इन सबको भी करे, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, तो मेरी सलाह पहले नंबर पे ये है कि आप इन चीजों को करें, इससे आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैथ्स का मैंने आपको फंडा बता दिया, और इसका साइंस का फंडा बता दिया। अब आप लोगों को आती है रीजनिंग की बात। तो देखो रीजनिंग का मैंने तो करंट अफेयर्स भी आप लोगों को मार्किंग दी है, और मैंने आप लोगों को रीजनिंग के लिए भी कुछ फंडे दे रखे हैं। मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं रीजनिंग के भी। तो अगर आप लोगों के पास वो नोट्स नहीं है, तो अब तो खैर लेट हो चुके हो आप, अब क्या ही करोगे। लेकिन मैंने इस टाइप के छोटी सी नोटबुक के अंदर अपने नोट्स की PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है, उससे आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत जल्दी से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और रीजनिंग कंप्लीट हो गई। करंट अफेयर्स मैंने कहा है ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 10 नंबर की है, अगर पढ़ने भी है तो 4-5 जो इंपॉर्टेंट पेज हैं उनको पढ़ लीजिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कौन क्या कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी की जो कैबिनेट है वहां से पूछा जा सकता है, जो नई कैबिनेट चुनी गई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा चुनाव, लोकसभा चुनाव जो हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। भारत में पहली बार जो भी काम हुआ है वो इसके अंदर दिया हुआ है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और खेल के सारे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्रिकेट, ठीक है। और नई जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें आप लोग करें। और बाकी बात करें सेफ स्कोर की, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा एक बार तुम थोड़ा सा देख लो, ये तो सब बात करेंगे कि ये जैसे आप लोगों को पता है मैथ्स आपका 25 का है, रीजनिंग 25 की है, साइंस। तो अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ी है ना, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं कोई भी बच्चा यहां से 30-32 नंबर बड़ी आसानी से ला सकता है। अगर आप लोगों ने बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, तो 40 में से 35 प्लस 100% लेके आओगे आप लोग बड़े ही आसानी से, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस वहीं से आना है।
ये आप लोग अगर पिछला चीजों को देखें तो इस बार जो है बहुत आसान कट ऑफ जो है पिछली बार से ज्यादा रहेगी, क्योंकि पिछली बार जो है पिछली बार की जो चीजें थी उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थी, साथ में 10 नंबर की जीके थी, ठीक है, लगभग चीजें यही थी, लेकिन वैकेंसीज तो ज्यादा थी। इस बार अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की एक बार कट ऑफ देखो तो ये 12th पीसीएम तो छोड़ ही दो, इनकी कट ऑफ तो 85-90 के आसपास ही रहती है, लेकिन डीजल मैकेनिक की अगर बात करो तो लगभग कुछ इस तरीके की कट ऑफ थी, जहां अच्छी खासी वैकेंसी है वहां 60-70 के आसपास, 55 SC ST को तो 50-55 की रेंज है, लेकिन 60 और 65 के बीच जो रेंज है वो आप लोगों की डीजल मैकेनिक में उनकी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी वाले हैं। ये देख लीजिए आप, इनकी भी रेंज इतनी ही है। ये है फिटर वाले, फिटर की जो रेंज है 60-70 के आसपास है, कहीं कहीं 77 भी गई है, सिकंदराबाद में बहुत कम वैकेंसी रही होंगी। इस तरीके से आप लोगों की 60-70 की रेंज है। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्या है, तो देखिए जहां पे बहुत कम वैकेंसीज हैं वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी का 75 से नीचे मुझे नहीं लगता, अगर पेपर का लेवल नॉर्मल रहा तो 75 से नीचे मुश्किल है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए जितना ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बताएंगे, तो जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ ना, सबसे पहले नंबर पे आप पूरे पेपर में राउंड जरूर मारो, सबसे पहला काम ये करो, पूरा पेपर देखना ही देखना है। कुछ ट्रिक्स बताई थी मैंने आप लोगों को कि क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो उसको किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो मैं आगे बता भी दूंगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो। वैसे एएलपी वाली चीजें आप लोगों ने देखी होगी, देखिए एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, इनका सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए जो चीजें एएलपी वालों को बताई जाती है वो आप लोगों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इसलिए कुछ कभी भी इग्नोर मत करें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ अटेम्प्ट आप लोगों का रहने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी से कम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप कम से कम कोशिश करिएगा, अगर पेपर मॉडरेट या इजी है तो आप कोशिश करिए कि आप 80-90 तक चले जाएं, 80-90 तक। आप कहेंगे भैया ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर छोड़ भी दें तो बाकी जो मैथ्स रीजनिंग साइंस है उसमें आदमी चला जाता है बहुत अच्छे से। तो अनरिजर्व कैटेगरी वाला, इतने मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ तो इससे कम ही रहेगी, लेकिन कम से कम जब आपका 80 अटेम्प्ट होगा तब जाके ना 70 नंबर के आसपास बैठोगे। ये हर कैटेगरी पे लागू नहीं है, कुछ कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। तो 70 नंबर तभी तो आएंगे, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये बढ़ेंगे। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम आप लोग 80 तक तो अटेम्प्ट करें ही, आप लोगों का 80 तो अटेम्प्ट हो ही जाए। ये भी तब है, अब जब डिफिकल्ट होगा तो कहां से कर लेगा अटेम्प्ट, पेपर को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया 80 करना तो 80 ही करके आना है, बच्चों पेपर भी देखना होता है। इसी तरीके से ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आप कोशिश करिए, अगर आप मान लेते किसी बच्चे का 92 अटेम्प्ट हो रहा है तो क्या वो 75 करेगा, मैंने कह दिया तो 75, अरे तुम्हारा 92 हो रहा है तुम 92 करो, तुम्हारा 97 हो रहा है तुम 97 करो, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका अटेम्प्ट हो पा रहा है, आपको पता है उन क्वेश्चंस के आंसर, उनको लगाइए। क्योंकि सारे के सारी चीजें तो सिर्फ 10 जीके के क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो 90 क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लगाएंगे ही, और नहीं आता तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो गाइज ओबीसी वाला स्टूडेंट कम से कम कोशिश करो कि यार 75-80 तक आप अटेम्प्ट मारो, तब जाके आप लोग के कट फिट के जो नंबर होंगे वो 70-65 नंबर होंगे, ये जो 65-69 नंबर होंगे, तब जाके आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे। और देखिए गाइज ये जो नंबर आपको ऊपर दिख रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इसलिए आप घबराइए मत। जब आप 60 नंबर भी लेके आएंगे और इसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप लोगों के मार्क्स भी 60 से 75 हो जाएंगे, समझ रहे हो, 60 से 70 हो जाएंगे। तो जो ये कट ऑफ देखते हो, आप सोचते हो यार पिछली बार तो 75 गई थी, मेरे को तो 75 ही अटेम्प्ट करना है, 80 करना है, इन चीजों से मत घबराओ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ होती है। मेरे खुद के 86 मार्क्स हैं, इस हिसाब से तो मैं सारी कैटेगरी में टेक्नीशियन बना हुआ हूं, समझ रहे हो। लेकिन वो रियल में मार्क्स आ रहे होंगे 100 में से 83 पॉइंट कुछ, और वो बढ़ के 86 हो गए। इसी तरीके से आप लोगों के भी मार्क्स बढ़ते हैं। तो 75-80 तक का टारगेट कम से कम रखो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना आप अटेम्प्ट करिए। बात अभी एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी और ग्रुप डी के लिए भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि अपना जो अटेम्प्ट है वो 70 से कम तो ना रखें। सिलेक्शन आप लोगों का भले ही कम पे होगा, सिलेक्शन आप लोगों का 55 पे हो सकता है, 60 पे हो सकता है, लेकिन अटेम्प्ट इतना कम से कम होना चाहिए, तब जाके आप लोगों की चीजें होती हुई दिखेंगी।
गाइज इस तरीके की चीजें हैं जो आप लोगों को समझ आ रही होंगी। बाकी ये कुछ तरीके हैं कि तुक्का कब नहीं लगाना होता है, कब लगाना होता है, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, या अगर आप कहेंगे। देखिए मेरे सबसे पहले नंबर पे, अब जो बच्चा मेरे ही साथ का गलती करके आया, मेरा पहले नंबर पे ही नाम लिखा हुआ है, मिनिमम 2 राउंड लगाना ही है और आप पेपर को बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिसके चलते टाइम मैनेजमेंट का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है, ज्यादा तुक्के नहीं मारने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से कभी भी लड़ना नहीं है। अब वो 56 में से 7 क्वेश्चन गलत करके आया, इसका मतलब उसके अंदर टैलेंट तो है। अगर वही बच्चा बहुत अच्छे से लास्ट तक क्वेश्चन देख लेता, मैं लिख के दे सकता हूं कि वो 55 मार्क्स ले आता, क्योंकि 19 क्वेश्चन तो वो देख ही नहीं पाया। जब वो 56 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन सही कर दे रहा है, 7 गलत कर रहा है, तो आप समझिए कि वो कितने अच्छे मार्क्स गेन कर सकता था। ठीक है, और इसी तरीके से फर्स्ट राउंड में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ना है, इन्हें दूसरे राउंड में अटेम्प्ट करना है। कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है ये आपकी शिफ्ट डिपेंड करेगी। एनालिसिस को कभी भी मिस नहीं करना है, लास्ट टाइम तक पढ़ते ही ना रहें, लास्ट टाइम तक सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है। पता चल रहा है कि लास्ट टाइम तक पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे साथ तैयारी की है या किसी के भी साथ तैयारी की है, उस तैयारी पे भरोसा रखो। मैं तो अपना विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को कि आपका मैक्सिमम कंटेंट आपकी चीजों से फंसेगा। बहुत मिनिमम सी फीस में हम लोगों ने आपको तैयारी कराई है। आगे भी ग्रुप डी के लिए हम लोग रेडी हैं, एएलपी सीबीटी 2 के लिए रेडी हैं। आप लोग अच्छे से अपना पेपर देके आइए, बिल्कुल घबराए बिना। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। देखिए ये चैप्टर्स हैं आप लोगों के, मैं बता रहा हूं 9th की एनसीईआरटी के, और इन्हीं चैप्टर से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से ये 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। 13 चैप्टर यहाँ है, 13 वहां है, तो इस टाइम पे रिवीजन करिए। ये हमने सारा का सारा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस सिलेबस में से एक तो पीरियोडिक टेबल हट चुका है, इसको हटा दीजिएगा, ये नहीं पढ़ना है। और इसी तरीके से यहां से लास्ट के ये 2 चैप्टर्स हट चुके हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे ये ऊपर के 13 और 14वां चैप्टर हट चुका है। इतना आप लोग पढ़ाई करें। बाकी गाइज आप लोग मेरे को बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं आगे, और अगर आप चाहते हैं तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जाओ, वहां पे ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं एनसीईआरटी के, आप जाके वहां पे लगा सकते हो। लेकिन इस टाइम पे फालतू टेस्ट मत लगाना, ये टेस्ट हैं आप लोगों के एनसीईआरटी के, लेकिन इस टाइम पे मैं बार बार कह रहा हूं फालतू के टेस्ट मत लगाना। पता चल रहा है आप लोगों ने फालतू टेस्ट लगाए और आप लोगों को फायदा होने की जगह नुकसान हो गया। तो अगर कोई फ्री में भी आपको इस टाइम पे अपने नोट्स दे या आपको कुछ पढ़वाने की कोशिश करे, तो आपको पढ़ना नहीं है। अपने नोट्स जो आप लोगों ने बनाए हैं, या जो आपके पास किताब है जो इस पे आपने मार्क किया हुआ है बहुत पहले से कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं चीजों को आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। बाकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी हम लोग रेडी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अपना अटेम्प्ट जितना पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा उतना करने की कोशिश करनी है, और बाकी तो शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, डिफिकल्ट होगी तो कम, ईजी होगी तो ज्यादा। टेक केयर।